तो एक बार आप भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना अगर अच्छी लगती है क्लास तो, और शेयर ज़रूर कर दिया करो प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, खुशी मिलेगी और आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विषयतर जैसे कि बोलने की दर, ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को निम्नलिखित में से किस व्यवहार की संज्ञा दी जाती है? तो विषयतर जैसे बोलने की दर, ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को किस व्यवहार की संज्ञा दी जाती है? परावैक्तिक, अनुप्राणित, पराभाषिक या अनैच्छिक? तो बताएं इसमें से कौन सा सही होगा। ये PYQ है, पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पराभाषिक बोला जाता है, इसे क्या कहा जाता है? पराभाषिक, यानी कि C ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है? किसके कारण प्रतिपुष्टि आप जानते ही हैं, ये फीडबैक को कहा जाता है, ठीक है। फीडबैक यानी कि जो किसी संदेश के बाद दिया जाता है। तो प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है किसके कारण? प्रौद्योगिकी का उपयोग, विस्तारित संप्रेषण, शब्दार्थ शोर, प्रतिभागी वातावरण। तो बिल्कुल इसमें कौन सी बाधा आपको दिख रही है? शब्दार्थ शोर। जो शोर होता है उसके कारण क्या हो जाता है? फीडबैक में विलंब हो सकता है। सादृश्य संप्रेषण में से विषय वस्तु को माना जाता है क्या? सादृश्य जो संप्रेषण होता है उसमें विषय वस्तु को क्या माना जाता है? अभिसारी, स्थिर, भौतिक या अलौकिक? तो बताइए इसको क्या माना जाता है? सादृश्य संप्रेषण में से विषय वस्तु को माना जाता है स्थिर। क्या माना जाता है? स्थिर माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ आपको, अगर अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं संडे को PDF डाल दिया करूँगी। ये जो हमारा फर्स्ट पेपर चल रहा है, सेकंड पेपर की तो जो हिंदी की हमारी तैयारी हो रही है उसकी तो मैं PDF साथ ही साथ डाल रही हूँ, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा हम जो हमारा फर्स्ट पेपर है इसके MCQ वगैरह हैं, तो इनकी PDF बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो कि मुझे पूरे हफ्ते भर नहीं मिल पाता। तो मैं संडे को आपको सारी PDF एक साथ डाल दिया करूँगी, ठीक है। वहाँ से आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि संडे को क्लास नहीं हो पाती। तो सुमेलित करना है आपको संप्रेषण के तत्व, प्रकर्म भाग का वितरण। तो ये संप्रेषण के तत्व आपको दे रखे हैं, संप्रेषण, आग्राहक, संदेश और माध्यम। यहाँ प्रकर्म भाग का वितरण दे रखा है, तो इनके आपको क्या करना है? मैच करना है। संप्रेषण, ये संप्रेषण नहीं है बल्कि संप्रेषक है। तो जो संप्रेषक होता है वो किससे संबंधित है? संवेदी अंग से, ठीक है। संवेदी अंग से संबंधित होता है। आग्राहक वैद्युत चुंबकीय आवेग से संबंधित है। संदेश किससे संबंधित है? तो एक केंद्रीय स्नायु तंत्र से संबंधित है। और माध्यम की बात करें तो मस्तिष्क से संबंधित होता है, ठीक है। संप्रेषण के तत्व और प्रकर्म भाग का वितरण, यानी कि जो संप्रेषक वो हमारे संवेदी अंग होते हैं। आग्राहक क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय आवेग। संदेश केंद्रीय स्नायु तंत्र। माध्यम मस्तिष्क होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, एक क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है। प्रयुक्त संचार के प्रतिमान की दृष्टि से इसे क्या कहा जाएगा? एक क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक है जो किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का क्या करता है? आयोजन करवाता है। तो इसे संचार के प्रतिमान की दृष्टि से क्या कहा जाएगा? क्रियान्वितकारी प्रतिमान, अंतरक्रिया प्रतिमान, क्षैतिज प्रतिमान या फिर रैखिक प्रतिमान। तो इसे क्या बोला जाएगा बताइए? समूह चर्चा का आयोजन कर रहा है, इसका मतलब वो क्रियान्वितकारी प्रतिमान है, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा? क्रियान्वितकारी प्रतिमान कहा जाएगा। आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतः क्या है?
आज का मीडिया समाज समीकरण मुख्यतः क्या है? रहस्यमयी, नैतिक रूप से विवश, उपभोक्ता सचेत, परंपरा केंद्रित। तो आज का मीडिया समाज किसके मुख्यतः क्या होता है? उपभोक्ता सचेत होता है। ठीक है, जो मीडिया है उपभोक्ता सचेत है, वो ध्यान रखता है कि सामने वाले को किस तरह से क्या देना है और मतलब किस तरीके से उपभोक्ता सचेत होता है। कहने का मतलब ये है कि सामने वाले जो उपभोक्ता, आप जानते ही हैं, जो कंज्यूमर होता है यानी कि जो ग्राहक होता है उसको उपभोक्ता बोला जाता है। ठीक है, किसी चीज़ का उपभोग करता है तो उसको ध्यान में रख करके ही सारी चीज़ें की जाती हैं। संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल रहते हैं? तो संवेग, ज्ञान, भ्रांति या पलायनवाद। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र, आप जानते हैं संज्ञानात्मक जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? पियाजे के द्वारा दिया गया था। और इसमें ज्ञान से संबंधित है। ये किससे संबंधित मामले शामिल होते हैं? तो ये ज्ञान से संबंधित मामले होते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब ही ज्ञान होता है। ठीक है, किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, उसे किसका ध्यान रखना चाहिए? किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए तो उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अध्यापक की शक्ल का, साथियों का, अकादमी पाठ का या फिर संप्रेषण विकर्षणों का। तो देखो, अध्यापक की शक्ल उसे याद हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। साथियों का भी ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसे प्रभावी श्रोता होना है तो अकादमी पाठ का और संप्रेषण विकर्षणों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सी और डी इसमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अन्य क्रिया अति, एक मिनट, ये थोड़ा सा अति, ये 27 नहीं है भाई, 27 है। ठीक है, कभी कभी नहीं ध्यान रहता, एक आध मिस्टेक हो जाती है। तो अति सतही स्तर पर होती है, इसलिए क्या काफ़ी कठिन हो जाता है। यहाँ पर फिलअप मान लीजिए, यह क्या काफ़ी कठिन हो जाता है इसमें से? तो मार्ग सुधार, पूर्वानुमान कार्य या फिर घोषणाएं। तो क्या करना कठिन हो जाता है? क्योंकि अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अन्योन्य क्रिया अति सतही स्तर पर होती है, तो इसलिए क्या करना कठिन हो जाता है? पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के 3-4 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस में, ध्यान रखना इसको। आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाले संप्रेषण में सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रम प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औचित्य स्थापना, गेट कीपिंग, विषय सामग्री सुधार या वन वे फ्लो। आम संप्रेषण यानी कि जो हम आम जनता के साथ करते हैं या फिर कक्षा में जो होने वाला संप्रेषण होता है उसमें सूचना एवं विषय वस्तु के प्रक्रम प्रक्रिया को कहा जाता है गेट कीपिंग। क्या कहा जाता है? गेट कीपिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित नहीं होती है। ठीक है, नहीं होता है, सॉरी, प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित नहीं होता है। लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं। तो क्या आएगा इसमें? कौन सा इसमें से कथन सही है और कौन सा गलत है, बताइए। तो ये वाला तो बिल्कुल देखो रॉन्ग है, पहले वाला, और बी वाला सही है, यानी कि ए गलत है, ए गलत और बी क्या है? सही है। ठीक है, बी सही है। लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं। लेकिन ये गलत है, प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित नहीं होता है, घटित होता है जबकि। ठीक है, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भ्रुकुटी तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाता है तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रकार्य संपन्न होता है? कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भ्रुकुटी तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाता है, आप समझ गए होंगे। अवाचिक संकेत यानी कि अशाब्दिक, जो हमने पढ़ा था संचार, उसमें क्या होता है, हम किसी मुस्कान के साथ या किसी भौं को चढ़ा के अपनी होती है ना, मतलब कोई तनाव का उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो एक कौन सा प्रकार्य संपन्न होता है इससे? शाब्दिक संकेत कार्य का विरोधाभास, संकेत कार्य का नियमन, प्रकार्य प्रतिस्थापन या प्रकार्य परिसूचक। तो बताइए इसमें से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा? प्रकार्य प्रतिस्थापन। क्या होता है? प्रकार्य प्रतिस्थापन संपन्न होता है। ठीक है,
अवाचिक संप्रेषण मुख्यतः होता है यांत्रिक, समावयवी, असंरचित या संरचित। अवाचिक संप्रेषण क्या होता है? असंरचित होता है। ठीक है, असंरचित यानी कि सी हमारा सही है। निम्नलिखित में से किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए? मूर्तता, शिष्टाचार, अड़ंगेबाजी, काल्पनिकता या फिर सुसंगति। किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए, अच्छे संचार के लिए? तो मूर्तता, बिल्कुल हमें मूर्तता को अपनाना चाहिए। शिष्टाचार बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, और सुसंगति होना चाहिए। अड़ंगेबाजी और काल्पनिकता का स्थान इसमें नहीं होता है। ठीक है, ए, बी और ई हमारे क्या हैं? करेक्ट ऑप्शन है। कक्षागत स्थिति में संप्रेषण करते समय कौन से उपागम को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? कक्षागत स्थिति में संप्रेषण करते समय कौन से उपागम को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? दृढ़ एवं अनुरूपात्मक, तकनीकी एवं आधिपत्यकारी, निजी एवं अनुसरणकारी, तदनुभूतिक एवं प्रयोजनवादी। तो कौन से उपागम को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? बताइए। तदनुभूतिक एवं प्रयोजनवादी को माना जाता है। ठीक है, सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा? कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा? शिक्षक का विषय संबंधी ज्ञान, शिक्षक की अकादमिक बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं, शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक द्वारा वरीयता दी गई शैली, या प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण उपकरण। तो बताइए यहाँ पर कक्षागत अनुदेशन के अंतर्गत संप्रेषण की प्रभाविता को कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा? कौन सा सही होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन? शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय, शिक्षण कार्य की क्रियान्विति के समय शिक्षक के द्वारा वरीयता दी गई जो शैली होती है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, कक्षा में जो संप्रेषण होता है वो जो शिक्षक कार्य जो भी क्रियान्विति कर रहा है, जो भी क्रिया कर रहे हैं, शिक्षक के द्वारा जो जिस शैली को वरीयता दी जाती है, जो शैली अपनाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। प्रभावी आग्रही संप्रेषण, प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो लिखित या वाचिक रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो लिखित या वाचिक रूप में हो। देखो कभी भी आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो मैं को हम कह करके बुलाते हैं, मतलब अपने लिए यूज कर रहे हैं कि हमें खाना खाना है, हमें बाहर जाना है, हमें पढ़ना है, हमें सोना है, मतलब अपने लिए। तो ये सब चीज़ें ना, ये हमारे अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये वाक्य गलत होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है कि प्रभावी आग्रही संप्रेषण जो लिखित या वाचिक रूप में हो के लिए प्रभावी निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तुम संदेश वाला, हम संदेश वाला, वे संदेश वाला या मैं संदेश वाला। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावी निर्धारक होता है मैं संदेश वाला। कौन सा होता है? मैं संदेश वाला होता है। एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में बहुत प्रभावित वर्णनात्मक प्रस्तुति करती है या करता है तो विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता किए बगैर यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? उदग्र संप्रेषण प्रतिमान, अंतः क्रियात्मक संप्रेषण प्रतिमान, क्रियान्विति परक संप्रेषण प्रतिमान या सत्तात्मक संप्रेषण प्रतिमान। एक विश्वविद्यालय शिक्षक यानी कि एक प्रोफेसर है और वो अपनी कक्षा में बहुत प्रभावित वर्णनात्मक प्रस्तुति करती है या करता है, प्रोफेसर है या लड़की है, मतलब लेडी है, जेंट्स है, जो भी है, वो विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता किए बगैर, ठीक है, प्रस्तुत करता है। तो किसका उदाहरण है? उदग्र संप्रेषण उदाहरण है ये। ठीक है, उदग्र संप्रेषण प्रतिमान का उदाहरण है। उदग्र बोलते हैं वर्टिकल को। ठीक है, उदग्र का मतलब होता है वर्टिकल। कौन सा अनुक्रम शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में उदग्र संप्रेषण प्रतिमान को सही रूप से प्रदर्शित करता है?
तो बताएं यहाँ पर कौन सा अनुक्रम है जो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच उदग्र संप्रेषण प्रतिमान को सही रूप से प्रदर्शित करता है। कूट संकेतन, संकेत, संदेश, चैनल, चैनल, संदेश, संकेत, कूट संकेतन, संकेत, संदेश, कूट संकेतन या चैनल। तो इसमें से सबसे पहले क्या होता है? कूट संकेतन, इसके बाद संकेत और संदेश और फिर आता है चैनल यानी कि माध्यम। ठीक है, कूट संकेतन, संकेत, संदेश और चैनल जो वर्टिकल संप्रेषण होता है ये उसे सही तरह से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट। मौखिक संप्रेषण में शब्द निम्नांकित में से किसका कार्य करते हैं? रिक्त स्थान पूरक, अलंकारिक, संकेतक या निष्क्रिय अवरोध। तो मौखिक संप्रेषण में शब्द निम्नांकित में से किसका कार्य करते हैं? बताइए, मौखिक संप्रेषण में जो शब्द होते हैं वो किसका कार्य करते हैं? संकेतक का कार्य करते हैं। किसका? संकेतक का कार्य करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपके लिए यूज़फुल भी रहे, बिल्कुल रहेगी। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, प्लेलिस्ट में वहाँ अगर आपने नहीं पता है तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, काफ़ी सारी क्लासेज हमने करवा दी हैं। ये 21वीं 22वीं क्लास हमारी शायद चल रही है आज, और इससे पहले मैंने करा दी। बाकी हम इसी तरह से यूनिट 10 तक कंप्लीट अपना करेंगे। ठीक है, और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, शेयर कर दिया करो। एक एक दो दो बच्चों को भी आप सपोर्ट कर शेयर करेंगे तो हमारी ये फैमिली है जो बढ़ जाएगी। बाकी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। देखो, वैसे मुझे जहाँ तक लगता है, मैं सोचती थी कि मुझे मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन मोड ऐसा है, इसमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी मन सा ख़राब हो जाता है, लगता है कि पता नहीं बच्चे देख नहीं रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, लाइक भी नहीं करते हैं, तो मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि हाँ मैं ये क्लास कंटिन्यू रखूँ, तो ज़रूर रखूँगी, मैं उनके लिए रखूँगी, है ना। बाकी आप प्लीज़ सब सपोर्ट करिए। ठीक है, कर भला तो हो भला, भगवान आपको भी कुछ ना कुछ भला ही करेंगे आपका, अगर आप दूसरों का करेंगे तो। थैंक यू, टेक केयर।